प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर कितना है? 40,000 रुपये। मासिक आय है ना, 40,000 रुपये वो प्रति माह कमाता है, तो उसकी वार्षिक आय कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मासिक जब 40,000 है तो गुणित 12, एक साल में 12 महीना होता है, तो इससे 40,000 को 12 से गुणा करेंगे तो उसका वार्षिक आय हमें मिल जाएगा, एक व्यक्ति कर्मचारी की, बैंक कर्मचारी की, ठीक है। वह 42,000 रुपये वार्षिक एक वर्ष में 42,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है और 6,000 रुपये अर्धवार्षिक आधे साल में 6,000 रुपये, तो पूरे साल में 6,000 गुणित 12 है ना, 6,000 गुणित 2 करेंगे तो दो अर्धवार्षिक होता है एक साल में, है ना, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, तो एक साल में LIC जीवन प्रीमियर LIC प्रीमियम लेता है, ठीक है। 6,000 रुपये अर्धवार्षिक, तो पूरे साल में 6,000 गुणित 2 करेंगे तो मिल जाएगा। यदि वर्ष के प्रथम 11 महीने के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, वह 11 महीने तक अपना आयकर पटा रहा था 1,600 रुपये प्रति माह, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, है ना, उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना एक साल में 12 माह होता है, जिसमें 11 माह वो दे चुका है, अब एक माह बचा है ना, उसी अंतिम माह में दिए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट दिया हुआ है समस्त बचतों का 100%, पूरा छूट रहेगा अधिकतम 1 लाख रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपए तक आपको कर नहीं देना है जिसमें बचत हुआ है उसमें, ठीक है। अब आयकर की गणना देखते हैं। तो आयकर की दरें क्या क्या दी हुई है, 2.5 लाख रुपए तक तो कोई कर नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अधिक में 30% आपको कर देना है। अधिभार देय आयकर का 10% यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक होगा तो, और शिक्षा उपकर देना है देय आयकर का 3%, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चौथा, कुल वार्षिक आय प्रति माह 40,000 रुपये कमा रहा है, तो एक साल में कितना कमाता होगा बैंक का कर्मचारी, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा, 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य फिर 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपये, ये हो गया उसका कुल वार्षिक आय। अब जमा राशि निकालना है हमें, कहाँ कहाँ पे कितना जमा या फिर बचत किया। पहला दिया हुआ है सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में 42,000 रुपये उसने जमा किया और 6,000 अर्धवार्षिक LIC में, LIC प्रीमियर पे 42,000 रुपये। और दूसरा दिया हुआ है LIC प्रीमियर 6,000 रुपये अर्धवार्षिक, तो एक साल में कितना, 6,000 गुणित 2, 6 दूनी 12,000 रुपये टोटल कर देंगे, तो कुल जमा राशि हमें मिल जाएगी 42,000 में 12,000 को जोड़ने पे 0 0 0 2 2 4 और 4 1 5, 54,000 रुपये। कुल जमा राशि हमें मिल गई 54,000 रुपये। अब कहीं पे अनाथ आश्रम वगैरह में दान है क्या, नहीं है, लेकिन दिया हुआ है कि यदि
तो 11 माह के लिए 1600 रुपये उसने जमा किया, वो अंत में देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, 1 साल तक का आयकर निकालना पड़ेगा। 1 साल में उसने कितना आयकर दिया, उस आयकर से 11 माह में जितना आयकर दिया उसको घटा देंगे, तो हमें 1 माह जो बचा है उसका आयकर कितना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए तक बचतों में कर मुक्त है, और ये जो अमाउंट है वो 1 लाख से कम है। दिया है कि 1 लाख रुपए तक जमा राशि कर मुक्त है। ठीक है, 1 लाख रुपए तक आपको कोई कर नहीं देना है, ये लिया हुआ है। और ये जो राशि है वो 1 लाख से कम है, तो हमें कर योग्य आय प्राप्त होगी, जो कुल वार्षिक आय है उससे कुल जमा राशि को घटा देंगे। तो 0 0 0 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, 4,26,000 रुपये। ये जो राशि है वो कर योग्य आय है, जिसमें टैक्स लगेगा, आयकर लगेगा, वो राशि है। ठीक है, अब आयकर की गणना होगी। आयकर बराबर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयकर की दरें देखना पड़ेगा। तो आयकर की दरें दी हुई 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%। तो ये अमाउंट जो है 2.5 लाख से अधिक है और 5 लाख से कम है। तो 2.5 लाख से कितना अधिक है वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4,26,000 को से 2.5 लाख को घटा देंगे। ऋण का 10%, 2.5 लाख से जितना भी अधिक है उसमें का 10% आपको कर देना है। लेकिन ये 5 लाख से कम है, तो मतलब तीसरा टेबल फॉलो नहीं होगा। तो 4,26,000 में 2.5 लाख को घटाने पर 0 0 0 6, 12 में 5 गया तो 7, 3, 2 में 3 में 2 गया तो 1,76,000 रुपये। एक 1,76,000 रुपये का 10%, मतलब 10/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बचा क्या, 17,600 रुपये। ठीक है, ये है हमारा देय आयकर। ठीक है, लेकिन बोल रहा है प्रश्न में कि आपको शिक्षा उपकर भी देना है। तो शिक्षा उपकर क्या होता है, आयकर का 3%, जो आयकर मिला है ना उसका 3% होता है शिक्षा उपकर। तो आयकर कितना है, 17,600 का 3%, 3/100। 0 0 0 0, 6 18 की 8 हासिल में 1, 7 21 1 22 की 2 हासिल में आ गए 2, और 3 1 3 2 5, 528 रुपये। ये हमारा शिक्षा उपकर। अब आगे दिया हुआ है कि 11 माह तक देय आयकर कितना दे चुका है, वो आयकर देय आयकर है 1,600 रुपये। ठीक है, 1,600 रुपये 11 माह तक दिया हुआ है। तो एक कितना होगा, 11 माह तक अमाउंट कितना दिया वो जाने के लिए गुणित 11 करेंगे। 0 0, 11 छिका 66 की 6 80 9 6, 11 छिका 11 कम 11 6 7, 11 6 17, 17,600 रुपये उसने दे चुके हैं। तो अंतिम 1 मिनट, शिक्षा उपकर को आयकर से जोड़ेंगे पहले, तो तभी तो हमें कुल आयकर मिलेगा। शिक्षा उपकर को आयकर से जोड़ने पे हमें कुल
तो होगा 17,600 धन 528 8 2 और 11 की 1 हासिल में 1 8 1 18,128 रुपये ये कुल आयकर है। अब दिया हुआ है कि 11 माह तक दे चुका है वो देय आयकर है 1,600 रुपये, है ना। तो 1,600 गुणित 11 करने पे हमें मिलेगा कि उसने 11 महीने तक कितना दिया। 0 0 6 11 11 और 6 17,600 रुपये उस बैंक के कर्मचारी ने 11 महीने तक बटा दिया है। तो उसे अंतिम वर्ष में कितना देना है वो हमें मिल जाएगा। अंतिम माह में देय आयकर बराबर जो उसने पूरे साल में दिया हुआ है आयकर, देय आयकर मिला हमें, उससे जो 11 महीने तक दे चुके हैं उसको घटा देंगे तो हमें वो राशि प्राप्त हो जाएगी जो उसने को अंतिम माह में देना है। आठवीं जी हो गया तो 8 2 11 में 6 गया तो 5 0 0 है ना, तो 528 रुपये। अतः अंतिम माह में उसको कितना देना है 528 रुपये और कुल आयकर मिला है हमें 18,128 रुपये। यही दोनों हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न हो गया पांचवा प्रश्न दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय है 5,25,000 रुपये। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, एक माह में 8,000 रुपये तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक, एक साल में 8,000 रुपये वार्षिक प्रीमियर देता है। यदि वह 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता तथा 2 लाख से अधिक में 2% आयकर देय हो तो एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100% हो, है ना। सभी बचत पत्रों में या फिर सभी जमा राशि में 100% छूट है। कहाँ पे? अधिकतम 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए तक आपको सभी बचत में छूट मिलेगी। तो राजेश के द्वारा आयकर की गणना कीजिए जहाँ शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। जो दिया वो लिख लेते हैं। 5,25,000 उसने जमा किया, ये सॉरी वार्षिक आय है उसका, राजेश का। पांचवा प्रश्न, कुल वार्षिक आय है 5,25,000 रुपये। ठीक है, अब जमा राशि मिल जाएगी हमें, कहाँ कहाँ पे कितना कितना जमा किया है। सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह, एक माह में 8,000 रुपये। सामान्य भविष्य निधि 8,000 रुपये एक माह में जमा किया तो 12 माह मतलब एक वर्ष में कितना जमा किया होगा गुणा करने के लिए 12 से गुणा करेंगे तो 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 8 98 12 8 96 है ना। 12 5 7 12 6 72 12 7 84 12 8 96,000 रुपये उसने सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। और दूसरा है भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी या फिर प्रीमियर देता है कितना 8,000 रुपये वार्षिक। LIC भारतीय जीवन बीमा प्रीमियर कितना देता है
8,000 रुपये वार्षिक। तो उसने टोटल जमा किया, कुल जमा राशि मिल जाएगी हमें 0,0,0 8 9 10 11 12 13 14 की 4 हासिल में 1 9 1 10। तो कितना मिला हमें? 1,04,000 रुपये। कुल जमा राशि 1,04,000 रुपये। अब दिया हुआ है कि 1,00,000 रुपये तक जमा राशि कर मुक्त है, लेकिन ये जो जमा राशि हमें मिली है वो क्या है? 1,00,000 रुपये से अधिक है। तो सिर्फ 1,00,000 रुपये को हम घटा देंगे और 1,00,000 रुपये से जितना अधिक है उसको नहीं घटाएंगे कुल वार्षिक आय से। तो हमें क्या बोला है? क्योंकि 1,00,000 रुपये तक आपका छूट है, लेकिन जो राशि है वो 1,00,000 से अधिक है, तो सिर्फ 1,00,000 को घटाएंगे, जो बाकी राशि है वो उसी में जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो कर योग्य आय मिलेगा कुल वार्षिक आय से 1,00,000 को घटा देंगे, 4,25,000 रुपये बचा, जिसमें 4,000 भी ऐड है ना, सामान्य भविष्य निधि और LIC में जितना जमा किया उसका। अब होगी आयकर की गणना। आयकर की गणना किसमें होती है? कर योग्य आय में। आयकर, तो आयकर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा आयकर की दरें। वो जो दी हुई है 2,00,000 रुपए तक तो कोई आयकर नहीं देता है, और 2,00,000 से अधिक पर 10% आयकर देता है। ये राशि जो है वो 2,00,000 से अधिक है। ठीक है, तो 2,00,000 से कितनी अधिक है वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4,25,000 में 2,00,000 को घटा देंगे, है ना, का 10%। जो 2,00,000 से जितना अधिक भी अमाउंट होगा उस पे 10% आपको कर देना है। 2,00,000 है ना, हाँ 2,00,000 ढाई लाख नहीं है, तब हमें आयकर मिल जाएगा। देय आयकर मिलेगा 4,25,000 में 2,00,000 घटाने पे मिला 2,25,000 रुपये का 10% मतलब 10/100 0,0,0,0 22,500 रुपये। ये है देय आयकर, हाँ। अब इसी देय आयकर पर शिक्षा अधिभार लगेगा। शिक्षा अधिभार आयकर का 3% लगता है, तो आयकर कितना है? 22,500 है ना, का 3%, 3/100 0,0,0,0 5 दिया 15 की 5 हाजिर में 1, 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 675 रुपये। अब हमें मिलेगा कुल आयकर। कुल आयकर, आयकर धन शिक्षा उपकर होता है। आयकर कितना है? 22,500 रुपये, धन 675। 22,500 में 675 जोड़ेंगे तो 5 7 6 5 11 की 1 हासिल में 1 3 2 23,175 रुपये।
ये हमारा है कुल आयकर। तो आंसर हो गया शिक्षा उपकर 675 रुपये और कुल आयकर है 23,175 रुपये। आंसर तो राजेश द्वारा कुल देय आयकर बराबर है 23,175 रुपये। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 6वां प्रश्न दिया हुआ है और एक और प्रश्न है इसी पे आधारित, इसी आयकर पर आधारित है 7वां प्रश्न है ना। इन दोनों प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, हल करेंगे।